नमस्कार। ये छोटा सा दरवाज़ा है और समय साक्ष ये पब्लिकेशन है और ये ख़ास उत्तराखंड के लिए ख़ास बात है। ये देखिए तमाम पुस्तकें छपी हुई है और ख़ास बात ये है कि इसको एक महिला एंटरप्रेन्योर चला रही है जो संभवतः उत्तराखंड की और पहली ऐसी पब्लिशर है, एंटरप्रेन्योर है जो बाकायदा 12 घंटे 24x7 काम करती है। और ये देखिए तमाम किताबें। और एक बात जो यूएसपी इस पब्लिकेशन की है कि पहाड़ों पे बहुत ही शानदार लिटरेचर ये प्रकाशित किया है और कर रही हैं। तो आइए उनसे मिलवाते हैं। रेणु जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है। हाँ जी। आपकी इसमें तो बड़ा मुश्किल हो गया, किताबों के अंदर नहीं आया जा रहा। हाँ, किताबें होगी। बहुत ही किताबों शानदार। का ही काम करते तो किताबें होना स्वाभाविक हुआ। बिल्कुल, और ज़्यादा ही है। ये बताइए रेणु जी, आपने पब्लिकेशन का सफ़र कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? क्योंकि इस फील्ड में महिलाएं बहुत कम हैं और आपने बिल्कुल झंडा बुलंद कर रखा है। कैसे आपके दिमाग में आया, कब आया, ज़रा बताइए संक्षेप में। आप सही कह रहे हैं रावत जी कि इस क्षेत्र में महिलाएं कम हैं और उत्तराखंड में मैं अकेली महिला मुद्रा का प्रकाशक हूँ जो पिछले 25 वर्ष से कार्य कर रही हूँ। 1997 में इस काम को शुरू किया और गुजरान एक छोटा सा अखबार चलाते थे, तो उसी से मुझे प्रकाशन और मुद्रण की समझ मेरे अंदर डेवलप हुई। हम कर सकते। बुलंद आवाज़ में बोलिए, आपकी आवाज़ ऐसी भी बुलंद है। जी। तो अखबार निकालने के दौरान ही मुझे इस फील्ड के बारे में जानकारी हुई और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ, हमारे राज्य में, तब तो राज्य नहीं बना था, पर हमारे उत्तराखंड में ऐसा बहुत कुछ है जिसको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए और उस क्षेत्र में गुंजाइश है। वही सोच के मैंने ये अखबार आपका था? नहीं, अखबार हमारा मेरा नहीं, किसी का था। ओके, ठीक है। तभी आप उसमें काम करती थी? हाँ, साथ में काम जुड़ी हुई थी? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो उस तरीके से उसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके इस काम को मैंने शुरू किया। तब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है स्कूलिंग? मैं वैसे कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, सब साइंस बैकग्राउंड से हूँ, पर मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया है, बीएड भी किया हुआ है। कॉन्वेंट क्वालिफाइड लड़की और तमाम इसमें कैसे आपके दिमाग में आए छपाई के इसमें, किताबों के इसमें? आप कहीं नौकरी करती, ऑफिसर होती, यूपीएससी देती, कैसे कन्वर्ट हुई इसमें? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हूँ, बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मैं कॉलेज के बाद उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था एक्चुअली, तो मैं उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, उस आंदोलन का एक हिस्सा रही और उस आंदोलन ने ही मेरे अंदर अपने राज्य में रहकर कुछ करने की एक जो आग थी वो कहीं ना कहीं, चिंगारी जो है उसको कहीं रख दिया उस आंदोलन ने। तो वही सोचकर मैंने ये सोचा कि मेरे को अगर जो कुछ भी करना है वो मैं अपने यहाँ रहकर ही करूँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी। और बहुत संभावना है यहाँ पे रहकर काम करने की और रोज़गार, मोदी जी आज वो नारा देते हैं जॉब गिवर वाला, मैंने उस दौरान ही ये सोच लिया कि मैंने जॉब सीकर नहीं होना है, जॉब गिवर होंगे। वेरी गुड। और वो मुझे लगता है आपने सफलता उसमें पाई है। अब तक आप कितनी पुस्तकें निकाल चुकी है, कितना पब्लिश कर चुकी है इस प्रेस से? अगर हम छपाई की बात करें तो छपाई में तो मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार पुस्तकें होंगी जो हम छाप चुके होंगे, लेकिन अगर अपने प्रकाशन की बात करें तो करीब 600 से अधिक लगभग पुस्तकें हम अपने यहाँ से प्रकाशित कर चुके हैं। और इन पुस्तकों का अधिकांश का संदर्भ पहाड़ है? अधिकांश का संदर्भ पहाड़ है, निश्चित रूप से। सामाजिक, आर्थिक और सरोकारों से संबंधित है। संस्कृति पर, उत्तराखंड की संस्कृति पर, साहित्य पर बहुत किताबें निकाली हैं
और शुरुआत भी हमने गढ़वाली साहित्य से ही करी है। अपनी भाषा में बहुत कुछ प्रकाशित किया है। निश्चित ये बड़ा कठिन काम है, और आज के दौर में जब किताबों का जो पूरा सिस्टम है कम होता जा रहा है ना पढ़ाई में, तब भी कैसे चल रहा है, क्या मानते हो आप इसको? डिजिटल हो जाने के से निश्चित रूप से फ़र्क पड़ा है, किताबों पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है और यहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इस बदलते दौर में भी किताबों के लिए जगह है। लाइब्रेरी भरी हुई रहती है, लाइब्रेरी भरी है, पढ़ने वाले पाठक भी हैं। अगर एक तरीके का पाठक कम हुआ है तो डिजिटल युग ने लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि किस तरीके का साहित्य या किताबें कहाँ उपलब्ध हैं, तो उससे पाठक वर्ग हमारे को ढूंढ ही लेता है, या जो भी पढ़ना चाहता है वो आसानी से ढूंढ लेता है कि उसे क्या पढ़ना है। चैलेंजेस हैं इस काम के, अपने चैलेंजेस हैं, और पर वो हर काम के साथ होते हैं। तो और बदलता युग है, डिजिटलाइजेशन का समय है, तो उसके साथ हम भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। ये बताएं, अभी तुम देखते हैं कि बिल्कुल आप सफल हैं, किताबों के बंडल पड़े हुए हैं कुंटलों के हिसाब से। कभी जब आपने शुरू किया ये, तो आपको दिक्कतें आई होगी, क्या कभी आपके दिमाग में आया कहाँ फंस गए हम इसमें? नहीं, कभी हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि मैं कहाँ फंस गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पर दिक्कतें निश्चित रूप से आई, क्योंकि मैंने बहुत छोटे से अपना काम शुरू किया है। सिर्फ एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर के साथ मैंने शुरुआत की है। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना से 1 लाख रुपए का लोन लिया था। उस लोन को लेने से लेकर काम को करने तक निश्चित रूप से एक दिक्कतों का सामना किया। पहली बात तो मेरा ब्रांच मैनेजर जिसने मुझे ये लोन ग्रांट किया था, उसी को बहुत संशय था कि ये लड़की लोन ले रही है, अगर शादी हो जाएगी तो फिर ये लोन वापस कर पाएगी, कहाँ जाएगा। तो आज से 25 साल पहले 1 लाख रुपए की कीमत भी होती थी, उसकी वैल्यू थी उस तरीके से। तो उसको भी विश्वास में लेना कि नहीं, ये बिल्कुल आपको पैसा वापस मिलेगा, और मैंने बिल्कुल सही समय से लोन वापस किया है। फायदे का सौदा है। और आज वही बैंक मुझे कितना भी मैं लोन चाहूँ तो मुझे लोन देने को तैयार है, मेरे पीछे पड़ा रहता है कि आप लोन लीजिए, अपने काम को बढ़ाइए, अपने काम को बढ़ाइए। मतलब मैं 20 करोड़ का लोन भी कहूँगी तो आज की डेट में मुझे 20 करोड़ का लोन देने को तैयार है, मेरा बैंक तैयार है। तब आपको 1 लाख रुपए नहीं मिल रहा था, आज आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं लगभग? सीधा हम लोग करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होते हैं, लिख रहे हैं। हम करीब 18 लोग हैं जो हमारी टीम में हैं। 18 परिवार है। 18 परिवार हैं, और इनडायरेक्ट तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जितने लेखक। पहाड़ के लेखक बहुत गरीब होता है बेचारा। कभी आपको ऐसी समस्या है कि किसी ने कहा जी मेरी किताब छपवा दो, और आपको इतना दया उस पर आ गई कि आपने कहा यार कुछ भी चाहे पैसा ना दे, छाप दें ऐसी किताब? कभी हुआ है? नहीं, अभी तक इस तरीके की समस्या नहीं आई है। मतलब जो किताब छापता है वो जेब में कुछ लाता ही है? हाँ, मतलब जेब गर्म रहती है। यूजुअली है, पेड पब्लिशिंग का फील्ड भी बहुत मतलब बड़ा है, लोग करवाते हैं, लेकिन हम अपने पैसे लेकर, अपनी लागत लगाकर भी किताबें छापते हैं। पर वो निश्चित रूप से उसका मार्केट होना चाहिए, क्योंकि हम इस बाज़ार में हैं जहाँ पे बिजनेस करना है। आपको पता है लाभ हाँ, लाभ का सौदा है। लाभ का सौदा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उस पुस्तक से हमें लाभ ही हो, लेकिन हमें लगता है कि इस किताब को सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है और हमें इसे लाना चाहिए, तो हमने इस तरीके की किताबों को भी प्रकाशित किया है। अभी कितने लेखक और कवि हैं जिनको आपने यहाँ के उत्तराखंड के जिनकी किताबें आप छाप चुकी हैं? कितने होंगे लगभग? अगर हम 8-10 हज़ार किताबें छाप चुके हैं तो आप ये लगा के चलिए कि 2000 से तो ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा लोग होंगे। क्योंकि अभी भी अगर हम इस वर्ष की भी बात करें तो करीब लगभग 200 से 250 लेखक तो हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। ये पुस्तकें आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेजेस में जाती है? हाँ जी, निश्चित, बिल्कुल जाती है। आप इसका फ्यूचर क्या मानती हैं? आप तमाम डिजिटल कंपटीशन भी है, फिर भी क्या मानते हैं आप, फ्यूचर क्या मानते हैं आप किताबों का? किताबें अभी तो नहीं जाने वाली हमारे जीवन से, अभी तो किताबों को जाने में वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा वक्त शायद ज़रूर आएगा जब हम हार्ड में किताबें नहीं देखेंगे, सब सॉफ्ट में हो जाएगा वो, पर अभी उसको समय लगेगा। नहीं, और फिर भी अमेरिका जैसा देश है, वहाँ अब भी किताबें चल रही जो उनसे 100 साल डिजिटल में आ गया है।
बिल्कुल आगे है, लेकिन तब भी है। फिर भी किताबों को शायद जाना ही होगा, ऐसा मेरे को लगता है कि हार्ड रूप से उनको हमारे से ज़्यादा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा आने वाले समय में। अ, जैसे कि अगर जब हमारे यहाँ से नोट गायब हो गए हैं, हाँ, अब सब लोग डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, हालाँकि अभी भी हैं, उन्हें अभी जाने में समय लगेगा। समय लग जाएगा। लेकिन वो अगर हम अगले 100 वर्षों को देखें तो नहीं होंगी किताबें, तो अगले 100 मतलब वर्षों में यहाँ नहीं, ये किताबों की पर जगह 50 साल तक तो होंगी। तो इन किताबों की जगह फिर डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगी यहाँ, डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगी, हैं? तब सब सॉफ्ट में होगा, सॉफ्ट में होगा। तब सब सॉफ्ट में होगा। फिर भी अभी बहुत, अभी है, अभी कहीं अभी नहीं जाना। किताबों के शुभचिंतक, उसको पढ़ने वाले अभी वो तमाम जनरेशन लोग भी हैं। है एक्चुअली, जैसे जैसे वो जनरेशन जाएगी वैसे वैसे ही किताबें भी जाएंगी, क्योंकि अभी वो लोग हैं जिन्होंने किताबों को पढ़ा है, जो अपनी किताबों को अपने सीने से लगा कर पढ़ते हैं, नहीं, कहीं पे भी पढ़ लेते अभी हैं। जो कंपटीशन दे रहे हैं या बच्चे हैं, सब किताबें पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, पर वो तो बहुत ज़्यादा क्योंकि वो टेक सेवी हैं बहुत ज़्यादा, उनको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना आता है, तो बहुत कुछ वो कंप्यूटर से और अपने मोबाइल से मोबाइल काम से। चला लेते हैं। तो जैसे जैसे ये जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, अगली जो पीढ़ी, वो शायद ही किताबों को उतना उनका वो नहीं रहेगा। जब से उत्तराखंड राज्य बना, आपने तब से शुरू किया। आप उत्तराखंड की प्रगति को किताबों के मामले में, पढ़ाई के मामले में या विकास के मामले में क्या मानते हैं? विकास की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है, पर आप जब हम अपने राज्य को देखते हैं तो हमारे राज्य में बहुत संभावना रही है, मतलब नया राज्य है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं आंदोलन का हिस्सा रही हूँ, तो जो हमारे सपनों का उत्तराखंड था, जिसे मिट्टी, पानी और प्रकृति, यहाँ वो तो हमें कहीं नज़र नहीं आता है। तीनों बिक रही है। हाँ, लेकिन जिस विकास को लोग विकास कहते हैं, सड़कें हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं, उन सब के लिए तो निश्चित रूप से हमें इन सब जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, उसको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाकर ही ये सब कुछ मिलेगा। और गाँव को देखें, गाँव को शायद पेड़ों से उतना प्रेम नहीं होगा, अगर वहाँ एक सड़क आ जाएगी तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सड़क का मतलब ही लोग विकास समझते हैं। पेड़ चाहे 10,000 कट जाए, उसमें अभी शायद लोगों को वो समझ आने में समय लगेगा। गौरा देवी ने जिसके लिए संघर्ष किया, जिसको मूवमेंट को चलाया, तो उस तरीके की समझ अभी विकास की जो परिभाषा है ना, वो सही तरीके से नहीं लोग समझ पाते हैं। तो अभी बहुत काम करना है इस देश में, इस दिशा में। आप खुद भी एक लेखिका हैं, पत्रकार भी हैं, और आपके पास तमाम तरह के लेखक आते हैं, पहाड़ से आते हैं, जो समस्याओं को जीते हैं, देखते हैं। वो पहाड़ की आपके दिमाग में क्या छवि है, जबकि तेज़ी से पलायन हो रहा है, गांव भूता हो रहे हैं। अब क्या क्या होना चाहिए आपके दिमाग में? क्या लगता है कि जिसके लिए उत्तराखंड बना था, ऐसे ही उत्तराखंड चाहा था जिसमें पलायन, गांव खाली होंगे और बाहर से जो आएंगे वो पूरे के पूरे गांव खरीद लेंगे, ऐसा कुछ था या कुछ और था? क्या क्या? निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं था जो हम आज की डेट में देख रहे हैं। अब हम बाहर और पहाड़ का भी उस तरीके से डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या तो हम खुद उतने सक्षम हों, अपने अंदर उतनी क्षमताएं पैदा करें कि हम अपने जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनका उपयोग कर पाएँ। तो उस तरीके का जो एक कहना चाहिए, एक समझ और सरकार के साथ सामंजस्य मिला के, और सरकार उस दिशा में अगर हमारे युवाओं को इतना विश्वास दिला पाती कि वो यहाँ अपने पहाड़ पर रहकर ही कुछ कर सकते हैं और वो अपनी ज़मीन को ना बेचें, तो शायद ऐसा नहीं होता। और जो हो रहा है, निश्चित रूप से वो, आप किसी भी आंदोलनकारी से बात करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि ये हमारे सपनों का उत्तराखंड है, वो बिल्कुल एक सिरे से नकार देगा इसको। लेकिन उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं तो सरकार पर या किसी और पर बिल्कुल ये आरोप लगाना नहीं चाहूँगी कि ये सरकार हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। सरकार में तो वही कहीं ना कहीं आंदोलनकारी हमारे युवा साथियों में ये कमी है, ये अकर्मण्यता है। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, पर ज़्यादातर ऐसे हैं। हमारे यहाँ सब्जी वाला, फल वाला, बढ़ई, कारपेंटर का काम करने वाला, पुताई वाला, हमें कोई नहीं मिलेगा पहाड़ी जो ये काम करता हो। और मिलेंगे भी तो वो इक्के दुक्के मिलेंगे, 1% 2% में हम कह सकते हैं। तो जब आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, आप सब साहब बन के घूमना चाहते हैं, तो ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। आप उपनल में जो है 24 साल आप 7,000 रुपये गुजार देंगे।
वो भी है, सरकार की उस तरीके की नीतियाँ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास करने के लिए जिसके लिए उन्होंने अपने गांव, अपनी ज़मीन को बेचा है, वो वहीं रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं हमारे पास जो ये सब कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो पहाड़ के ही अपने बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो वापस आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। तो अगर किसी ने वो चीज़ खरीदी है, ज़मीन खरीदी है, तो वो वहाँ रहकर भी तो वही काम करेगा। तो वो हमारा अपना व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता, वो भी कर सकता। क्या उत्तराखंड कुछ संभावनाएं दिखती है आपको? संभावनाएं बहुत संभावनाएं हैं। बस हमारे युवा साथियों को जागना होगा, उनको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और अपने को कर्म प्रधान बनाना होगा। और सरकार, ब्यूरोक्रेसी और युवाओं को मिलके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जहाँ चाह होती है वहाँ राह हो ही जाती है। मुझे भी लोन नहीं मिल रहा था ना, मैंने लोन लिया, उसको कन्विंस किया, उसको लोन लिया। एक बार जब मैं मशीन लगा रही थी उस दिन कुछ दूसरे लोन के लिए मैंने अप्लाई किया था थोड़े समय बाद। तो उस दौरान भी मुझे बड़ी दिक्कत आई। तो मैंने जो काम करना था मैंने करा, मैंने लोन ले लिया बैंक से। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि बैंक आज की डेट में मुझे कितना भी लोन ऑफर कर सकता है, ले सकता है। जो 1 लाख रुपए नहीं दे रहा था 20 करोड़ के लिए तैयार हो गया। तैयार है, मेरा बैंक मुझे बिल्कुल फाइनेंस करने को तैयार है। वो कहते हैं आप कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे मैम, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो आपका बुलंद कारोबार है ये आगे बढ़ता रहे और किताबों के दुनिया से और आगे बढ़े और डिजिटल में जाएं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।